हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। अभी नवंबर स्टार्ट हो चुका है। नवंबर का लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है और बहुत सारे बच्चों के मन में अभी ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि सर ये स्टडी कम टाइम में कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो है वो अच्छे से स्टडी नहीं किया है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि स्टडी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कम हो गया होगा अल्टीमेटली, कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे चक्कर चल रहे थे, है ना। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े बच्चों को, और साथ ही साथ टीचर्स को, इंस्टीट्यूशन को, सबको भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लॉस अगर होता है तो बच्चों का ही होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं, कुछ सारे बच्चे डर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे टेंशन में जा रहे हैं कि स्टडी कैसे होगा। एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुके हैं, फेब में एग्ज़ाम है ना। फेब के बाद एग्ज़ाम होगी, 21 फेब को एग्ज़ाम है। तो फिर ये कम टाइम में, मतलब इतने 2-2.5 महीने में स्टडी कैसे किया जाए, इसका एक प्लान बच्चों को चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे टेंशन में आते हैं, सर क्या करें। तो सबसे पहली बात बच्चों, टेंशन लेना छोड़ दो। एकदम जितना टाइम टेंशन में दोगे ना आप, कम से कम उतना टाइम भी स्टडी में दोगे तो भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप टेंशन लेना छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। टेंशन लेने से अच्छा उतना ही टाइम आप डेडिकेशन से स्टडी में दो, आपका फ़ायदा होगा। अभी हम लोग आज यहाँ पे कुछ समझेंगे, कुछ टैक्टिक्स आपको यहाँ पे बताऊंगा कि स्टडी कैसे करना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट के साथ डील करनी है। अगर आपका पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीएमबी हो, ओके, आप सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आज मैं देखूँगा, आज की डेट है, मेरे रिकॉर्ड करो 6 नवंबर, आपको शायद से 7 तारीख को मिल रहा होगा वीडियो। तो अभी लगभग एक हफ्ता हमारा गुजर चुका है, मतलब नवंबर के हमारे पास लगभग हम लोग मान लेते 20 दिन है। ओके, नवंबर के 20 दिन है, दिसंबर के 30 दिन है, और जनवरी के हम 30 दिन पकड़ लेते हैं। एक एक दिन तो छोड़ो, तो 31 जनवरी छोड़ देंगे सेलिब्रेशन के लिए। नहीं, इस साल नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टडी करो, अगले साल ज़ोर शोर से सेलिब्रेट होगा। ओके, तो हमारे पास लगभग 80 दिन है। ओके, तो इन 80 दिन का प्लान कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे स्टडी करना है। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि अभी लाइव प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। सबसे पहले स्टडी ने क्या, वो टेंशन वो तो अलग हो गया, लेकिन क्या होता है, अभी कोचिंग चल रही होगी आपकी, है ना। तो कोचिंग में आपका टाइम जा रहा है, कॉलेज में जा रहे होगे, कॉलेज या स्कूल में आपका जो भी है वहाँ पे आप जा रहे होगे, आपका टाइम वहाँ पे जा रहा है, प्रैक्टिकल, जर्नल्स, असाइनमेंट, ऐसे बहुत सारा लोड आपके पास है ना। तो सबसे पहले आप जो भी आपका डेडलाइन दिया है वो आप देख लो, और जितना हो सके एक 4-5 दिन में वो जितना अगर हो सकता है तो ख़त्म कर दो असाइनमेंट वगैरह, जो भी आपका काम होगा। नहीं तो आप एक काम करो, डेली में थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो उसको, 1-1.5 घंटा उसके लिए दे दो। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी से आपको कम से कम 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे पर डे। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा दोगे उतना फ़ायदा होगा। 7 से 8 घंटा कम से कम आपको देना है। मैक्सिमम आप 10 से 12 कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी मत करना, नहीं तो फिर स्टडी होता नहीं ऐसे, मतलब हम बोल सकते हैं हम लोग ऐसे स्टडी होता कर रहे लेकिन होता नहीं है, हमारा जो ब्रेन है वो इतना नहीं। तो अब 10 घंटा मैक्स टू मैक्स, ओके, क्योंकि ये जो दिन है यहाँ पे स्टडी करना ज़रूरी होता है। ओके, सो 7 से 8 घंटा आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। तो हम लोग मान लेते हैं अपने पास 7 आवर्स है। ओके, तो 7 आवर्स को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पीसीएम है तो आप कम से कम 7 घंटा दो, अगर आपका पीसीएमबी है, पीसीएम या पीसीबी है तो आप कम से कम 7 घंटा दो, पीसीएमबी है तो 8 घंटा दो। ओके, तो 7 आवर्स को आप क्या करो, 3 पार्ट में, या फिर 8 घंटे को आप क्या करो, 4 पार्ट में डिवाइड करो। अभी ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया एग्जैक्टली डिवाइड नहीं सेम नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके कोचिंग में सिलेबस ख़त्म हुआ है तो रिवीजन चल रही होगी, अगर सिलेबस चल रहा है तो जो भी, तो आपने क्या करो, डेली वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा वो पढ़ो जो डेली क्लास में पढ़ाया जा रहा है या रिवाइज हो रहा है। आपने जहाँ पे भी कोचिंग लगाई होगी वहाँ पे, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, यहाँ पे आप हमारे चैनल भी फॉलो कर सकते, चैनल पे भी जो लेक्चर चल रहे हो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर दिए जा रहे हैं। ओके, तो आप जो भी ये 1.5 मतलब ये सारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब 1 घंटे का अगर आपने लेक्चर किया तो आधे घंटे में अच्छे से रिवाइज हो जाता है। इससे क्या होगा ना, आप वो जो सिलेबस नया हो रहा है
ओके, उसके आप टच में रहोगे। ओके, देन उसके बाद अभी मान लो 1.5 घंटा यहाँ पे चला गया, मतलब हमारे पास कितने बचे, 5.5 घंटे बचे, बराबर है। तो 5.5 घंटे में आपने क्या कर लेना है कि लगभग 2.5 और 2 ऐसे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, या फिर आप फिर से 3 पार्ट कर सकते हो। एक पार्ट आपका यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है आपने अपने या फिर आप इसको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ये 2.5 मैंने क्या बोला, तो 2.5 में आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ लेनी है। ओके, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेनी है, और उसके बाद जो 2 घंटा है उसमें आपने उसी थ्योरी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, देखो क्वेश्चन जो होंगे अभी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। ओके, देन डेरिवेशंस होंगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शंस होंगे। ओके, और प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे आपके। इस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसकी प्रैक्टिस तुरंत कर लो, मतलब आपका काम आसान हो जाएगा है। तो ये क्या होता है, आपने जो थ्योरी मतलब जो पढ़ी है उसकी तुरंत प्रैक्टिस कर लो, एज अ क्वेश्चन आंसर, एज अ क्वेश्चन आंसर, एज अ क्वेश्चन आंसर। अभी क्या होता है, डेली एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट करना अभी की डेट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बल्क में स्टडी करना है। तो आप इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, 3 नहीं कह रहे तो भी चलेगा आपके। अगर हम लोग वीकली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 6 दिन, एक दिन रहने दीजिए, आप संडे रहने दीजिए रिवीजन के लिए। ओके, तो आपने क्या करना है, अगर हम लोग 2-2 सब्जेक्ट कर रहे हैं पर डे, आपके 3 सब्जेक्ट है, तो आपको 6 × 2 मतलब टोटल 12 स्लॉट्स है, तो 4-4 स्लॉट्स करना है आपको। ओके, 4-4 स्लॉट्स करना है, तो आप वो कर सकते हो कैसे करना है। तो यहाँ पे भी हाफ टाइम आप फिजिक्स कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, मतलब आधा टाइम फिजिक्स आधा टाइम केमिस्ट्री। ओके, सेम उसके आधा टाइम फिजिक्स की प्रैक्टिस आधा टाइम केमिस्ट्री की प्रैक्टिस। ओके, आप सीरियली भी कर सकते हो, फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ लिया केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लो। मान लो दूसरे दिन आप फिजिक्स और मैथ्स कर रहे हो तो सेम वैसे ही करना है, या फिर आप केमिस्ट्री मैथ्स कर रहे हो तो ऐसे इस तरीके से आपने वो पेयर बना लेनी है कि कैसे कैसे करना है ना, उस हिसाब से। तो सबसे पहले आपने टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम से कम 7-8 घंटे का। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसमें आप थोड़ा ऐड ऑन कर लो। ओके, अगर आपके पास 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, आपको 2 घंटा भी कम से कम एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप तीनों सब्जेक्ट डेली कर सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। ओके, तो सबसे पहले ये आपका टाइम प्लान हो गया, मतलब आपने क्या करना है यहाँ पे टाइम को कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और कैसे स्टडी करना है। ओके, देन उसके बाद में अभी सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करूँगा, फिजिक्स का कैसे करें, केमिस्ट्री का कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स का स्टडी कर रहे हो, ओके, तो फिजिक्स का स्टडी करते टाइम, सारे सब्जेक्ट का स्टडी करते टाइम आपने टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है, टेक्स्ट बुक से ही स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक से आपने थ्योरी रीड कर लेनी है, टेक्स्ट बुक से आपने थ्योरी रीड कर लेनी है। ओके, थ्योरी रीड करने के बाद ओके हर एक पॉइंट वहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। ओके, फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया कि अभी थ्योरी हो सकती है, डेरिवेशन ज़्यादा तो होते, फिजिक्स में क्या होता है डेरिवेशंस होते और न्यूमेरिकल्स होते। अभी यहाँ पे होता क्या है ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा मतलब 70 to 80% जो वेटेज रहता है ये आपका न्यूमेरिकल और थ्योरी पे रहता है। ओके, और बचा हुआ पार्ट जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस पे रहता है। देखिए आपको ये भी पता होगा कि अगर आप लोग देखेंगे डेरिवेशन, जिस पॉइंट पे डेरिवेशन आता है उस पॉइंट पे न्यूमेरिकल नहीं आता, जिस पॉइंट पे न्यूमेरिकल आता है उस पॉइंट पे डेरिवेशन नहीं आता। लेकिन होता क्या है, अगर आपने सारे डेरिवेशन किए, अगर लगभग फिजिक्स के बुक में लगभग 140 to 150 डेरिवेशन है टेंटेटिवली। ओके, 140 से लेकर 150 तक डेरिवेशन, लेकिन उससे एग्जाम में आपको सिर्फ 4-5 लिखने होंगे ना, उतने ही तो पूछे जाते, बाकी प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर आप डेरिवेशन अच्छे से तो आपके प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व होंगे, ये बात भी उतनी ही सच है। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, डेरिवेशंस तो थ्योरी करने का बेनिफिट क्या है ना, थ्योरी और डेरिवेशंस में चेंजेस नहीं होते, जो है वही लिखना है। प्रॉब्लम में चेंजेस होते हैं, है ना, प्रॉब्लम में वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रॉब्लम रिवर्स हो सकता है, कुछ लॉजिक वहाँ पे रहता है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते टाइम पहले आपने सॉल्व प्रॉब्लम्स करने हैं, फिर आपने क्या करना है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करते टाइम में फॉर्मूला लिस्ट को या फिर जो सॉल्व उसके जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी मदद लेनी है, और तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पे बिना देखे करना है। तो ऐसे आपने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पहले सॉल्व प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे किया है, ओके, फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे। अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे आप हेल्प लेके करोगे, ओके, और यहाँ पे फिर से अनसॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट हेल्प करोगे, मतलब कोई भी फॉर्मूला लिस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा।
ओके। साथ ही साथ डेरिवेशन की जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक बार देख के लिखना है, ओके, दूसरी बार देख के लिखना है, तीसरी बार आप बिना देखे लिखने की कोशिश करो। शायद से 20-30% हो जाएगा, कुछ कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे। फिर से एक बार देखो, फिर से स्टार्टिंग से लिखो, ऐसे 3-4 बार लिखना पड़ेगा, फिर आपका डेरिवेशन लर्न हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। लर्न मतलब रटना भी नहीं है, एक एक स्टेप समझ के कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट की है, क्या किया है, वो सब समझ के अच्छे से करना है। तब जाके डेरिवेशन आपका अच्छे से लर्न भी होता है, समझ में भी आता है, और उसी डेरिवेशन के बेसिस पे अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। ओके। और थ्योरी जो होती है आपको समझ के बस थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करना होता है। ओके। तो इस तरीके से आप फिजिक्स का कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब केमिस्ट्री 1 में जो पार्ट होता है। ओके। तो केमिस्ट्री 1 में आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, है ना, सेम, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट। तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। C2 में आपको क्या होता है, रिएक्शंस रहता है। तो रिएक्शंस में आपने क्या करना है, रिएक्शंस में आपने जनरल रिएक्शंस ध्यान में रखनी है। जिस तरीके से हमने ऐसे यहाँ पे किया है ना, पहले कुछ जो इक्वेशंस एग्जाम एज ए एग्जाम्पल दी है बुक में, वो देख लेना है। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं, उसमें आपने जनरल रिएक्शंस की हेल्प लेके उन इक्वेशन रिएक्शंस को सॉल्व करना है। फिर और कुछ क्वेश्चंस लेने हैं जिनको बिना कुछ हेल्प लिए सॉल्व करना है। फिर आपके रिएक्शन पार्ट भी ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को रिएक्शंस पे प्रॉब्लम होता है, तो रिएक्शंस बहुत ईजी होती है बेटा। ओके। तो अब अच्छे से करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा। देन उसके बाद में मैथ्स का तो आपको पता है, मैथ्स का स्टडी करना थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। मैथ्स का अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो मैथ्स को आपको क्या करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में दूसरा कुछ होता ही नहीं है ना ज़्यादा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, बस अलग अलग प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके। अलग अलग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो मैथ्स में आपने क्या करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके। मैथ्स का एक बेनिफिट होता है यहाँ पे, क्या होता है कि मैथ्स में प्रॉब्लम्स के टाइप्स जो रहते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरनल चेंजेस, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ इधर उधर थोड़ी सी करके वहाँ पे ये जो लॉजिक रहते हैं, मतलब मान लो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अलग ट्रिक वहाँ पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले, तो कोई ना कोई अलग तरीके से वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये टेक्निक्स रहती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके। मैथ्स मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, जब मैं 12th में था। यस, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में किया है, लेकिन मैथ्स बहुत ईजी जाता था मुझे, क्योंकि क्या था, मैथ्स ये पूरा लॉजिकल है, आपको अगर समझा तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैथ्स कभी भी गलती से भी सिर्फ रटने की कोशिश मत कीजिए। मैथ्स में रटने की कोशिश ही मत कीजिए, सिर्फ क्या है ना, रटना ही नहीं है। अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है, आपको आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर बायो में आपको लर्निंग थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। बायो में भी क्या करना है, अपनी थ्योरी अच्छे से लर्न करनी है, उसके एज ए क्वेश्चन आंसर आपने लिखने की कोशिश करनी है। क्योंकि बायो में क्या होता है ना, बायो में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर होने की वजह से आपको कभी कभी टाइम का भी कंसर्न आ जाता है। तो बायो के क्वेश्चन सिर्फ लर्न करके नहीं, तो लिखे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं तो आपको टाइम कम पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। तो इस तरीके से आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्टडी जो है वो कम टाइम में अच्छे से हो जाएगा, और आपकी जो भी एग्ज़ाम, मतलब स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है फेब में, वो बहुत अच्छे से जाएगी। और अभी इन एग्ज़ाम का फ़ायदा आपका CET में होगा क्या? यस, इन एग्ज़ाम का फ़ायदा CET में ज़रूर होगा, क्योंकि यही स्टडी आपको CET में करना है। अगर आपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया तो यही स्टडी आपको वो CET की प्रैक्टिस के पहले जो थ्योरी करनी है ना, वो आपका टाइम नहीं लगेगा, आप बस ऐसे रिवाइज़ कर लोगे। एक चैप्टर जहाँ पे 2 घंटा लग रहा है ना, आप आधे घंटे में रिवाइज़ करके उसके 1.5 घंटे में एक्स्ट्रा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो यही होता है, अगर आप CET या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी आप बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो। CET नीट के लिए अगर आप टाइम दे रहे हो तो 1-आध घंटा उसके लिए भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बोर्ड्स का स्टडी है वो वहाँ पे आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं कराएगा, उल्टा आपका फ़ायदा ही कराएगा। सो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। ऐसे अगर आपको कोई कुछ भी डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स द्वारा या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप कॉर्क सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ आते हैं उनको आप ज़रूर विज़िट कीजिए। तो टेस्ट सीरीज जो हमारे पिछले साल के हैं और नए साल के हम लोग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने वाले। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी लगेंगी, कि हर साल की तरह आप इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस दोगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में कॉर्क सॉल्यूशंस नंबर 1 वेबसाइट बना है MST CET मॉक टेस्ट के लिए। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।